28 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। मुलाकात क्या हुई? मीम्स की बाढ़ आ गई, अभी भी आ रही है, लगातार डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता अमेरिका ने रोक दी है। साथ ही इसके बाद तमाम तरह की प्रक्रियाएं आने लगी, यूरोप से भी आई, रूस से भी आई, और सवाल भी उठने लगे कि क्या यूक्रेन अमेरिका की बिना सहायता के युद्ध में जो चल रहा है रूस के साथ, क्या क्या कर सकता है। इसके अलावा और भी तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं। गाजा पट्टी में जो सहायता पहुंचाई जाती थी वो रमजान से ठीक पहले इजराइल की ओर से रोक दी गई है। इसके अलावा टैरिफ को लेकर भी कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। इन सब पर हम बात करेंगे विस्तार से राजदूत के इस एपिसोड में। हमारे साथ है निखिल, जो इन तमाम सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं आपके पास। निखिल, मैं शुरुआत जी। करूंगा जो जेलेंस्की और ट्रम्प के डोनाल्ड बीच ट्रंप जो हुआ। की मीट, उसके बाद क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं? देखिए, सबसे हमने दर्शकों को लगातार राजदूत की तमाम अपनी किस्तों में बताई है ये बात कि 28 तारीख को जो हुआ वो आपने बताया, मीम्स की बाढ़ आ गई, बहस हो गई। उसके बाद में फिर ज़ेलेंस्की वहाँ तो जो वो मिनरल डील करने गए थे वो नहीं हो पाई। उसके बाद ज़ेलेंस्की वहाँ से गए लंदन। लंदन में उनका आदर सत्कार हुआ, बयान आए कि यूरोप अभी भी आपके साथ में खड़ा रहेगा, ब्रिटेन आपके साथ में खड़ा रहेगा। और उसके बाद में फिर सब लोग वेट करने लगे कि अब अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया था। उनका ये कहना था कि ज़ेलेंस्की अगर अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि ज़ेलेंस्की अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं। जिस तरह का समझौता एक रियलिस्टिक टर्म्स पे हो सकता है, उसके हिसाब से वो निर्णय ले नहीं रहे हैं, और वो एक ऐसी चीज़ पे अड़े हुए हैं जो डिलीवर नहीं हो सकती। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि जो भी पीस डील हो, जो भी मिनरल डील हो, है ना? शांति आए, सीज़ फायर हो, उसके बदले में वो मिनरल्स भी देने को तैयार हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इसके बदले में रूस, अमेरिका, यूरोप ये सब मिलके गारंटी दें कि उसके बाद यूक्रेन का अहित नहीं होगा। जिस तरह की गारंटीज़ दी गई थी जब यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार थे, जब उन्होंने वो सरेंडर किए थे, उसी तरह की गारंटी ज़ेलेंस्की चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखिए, आप सिक्योरिटी गारंटी की जो बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि रूस को जो ऑक्यूपाइड एरियाज़ है वहाँ से वापस जाना पड़ेगा, ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उनका कहना है कि भविष्य में कौन-सा हमला होगा उससे ज़्यादा आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि अभी जो चल रहा है वो रुके नहीं। तो ये एक डेडलॉक था। ज़ेलेंस्की का मानना है कि अगर वो अभी समझौता कर लेते हैं, तो उनके पास कोई पर्याय बचेगा ही नहीं। जितनी भूमि रूस ने हथियाई हुई है अभी, उनके हाथ से जाती रहेगी, और गारंटी नहीं होगी तो हमेशा ये डर बना रहेगा कि रूस फिर से चला आएगा। फिर वो 2 इलाके और लेकर के फिर वो कहेंगे कि आप सीज़ फायर कर लो। अमेरिका का कहना है कि देखिए, रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि पुतिन जितने इलाके तक आ गए हैं वहाँ से वापस जाएँ, तो आप इसी को यहीं पे रफ़ा-दफ़ा करो। ये एक मेन मतलब 36 का आंकड़ा अभी युद्ध खत्म करते रोकते हैं इसको, हाँ, पहले इसको अभी निपटाते रोकते हैं। हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे। ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव हाँ। है या डोनाल्ड ट्रंप का पर्सपेक्टिव है। तो ये तो बात थी, लेकिन व्हाइट हाउस में क्या था कि इस पर थोड़ा-सा गिव एंड टेक होता, उससे पहले ही नेताओं में पब्लिकली हमने देखा कि बड़े आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही खराब भाषा में बात हुई। ज़ेलेंस्की वापस आ गए, और तब से देखा जा रहा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। डिस्कस हो रहा था कि अमेरिका अगर अपने हाथ खींच लेता है यूक्रेन से तो क्या होगा, तो क्या होगा। एक दिन पहले की बात है, लंदन में कीर स्टारमर जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनसे पूछा भी गया कि क्या बिना अमेरिका के यूरोप अपनी रक्षा कर सकता है? तो उन्होंने इसी तरह का जवाब दिया था कि देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट जाएगा। उनका था कि अभी भी बात हो सकती है, लेकिन कीर स्टारमर गलत साबित हो गए। सीबीएस एक मीडिया संस्थान है यूएस का, सबसे पहले उन्होंने इस बात को लीक किया। उनके पास सूत्रों के हवाले से खबर आई कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी जाएगी। जब ये आया, लोग अब वैसे ही सोच के चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जितने नाराज हुए हैं उसके बाद इस तरह का कुछ होगा। कुछ देर बाद कंफर्मेशन भी हो गया। ये कहा गया कि यूक्रेन को दी जा रही मदद को रोका जाएगा, इस मदद का रिव्यू होगा, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि क्या हम जो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब दे रहे हैं, उससे हल निकल रहा है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है। उनका मानना यह है कि ज़ेलेंस्की अड़े हुए हैं इस लड़ाई को जारी रखने पर, अगर उन्हें गारंटीज नहीं मिलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन है नहीं। इसी तरह के बयान यूएस से भी आए, और उन्होंने फिर अपनी बात में ये भी जोड़ दिया कि हम शांति पर फोकस कर रहे हैं और चाहते हैं कि बाकी लोग भी शांति पर फोकस करें, माने ज़ेलेंस्की को ये कह रहे हैं। तो इसके बाद से पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है, स्पेशली यूरोप में। यूरोप में आप देखेंगे पूरे मतलब पूरे उस कॉन्टिनेंट से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
जो बड़ी राजधानियां हैं वहाँ की, चाहे बर्लिन हो चाहे लंदन हो, उनके बारे में हम आगे जाकर के बात कर सकते हैं। यूक्रेन के अंदर बिल्कुल। ये हुआ कि जिस रात को ये ऐलान हुआ है, जब सीबीएस पे खबर आई, उसी रात यूक्रेन की सेना ने कहा कि 99 ड्रोन से उन पर हमला हुआ है। मेरा अगला सवाल ये है कि जी। आपने ये बताया कि अमेरिका में किस तरीके से प्रतिक्रिया है इस मीटिंग के बाद, हुँ। लेकिन यूक्रेन की ओर से किस तरीके के बयान है? यूक्रेन में क्या हुँ। चीज़ें डिस्कस हो देखिए, रही है? अमेरिका किस में तो नज़र से जी, देखते हैं इसको? अमेरिका में तो कई मतलब उसमें देखिए, एक तो हैं डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थक और रिपब्लिकन पार्टी जो प्राइमरीली है, उनमें से कुछ लोगों ने आपत्ति ज़रूर जताई, लेकिन बाय एंड लार्ज जिन्होंने ट्रम्प को चुना या पसंद किया, उनके हिसाब से यही होना था, है ना? तो बिल्कुल। वो तो चल रहा है। लेकिन कई विशेषज्ञों ने, अब आप अमेरिका के अगर अखबार पढ़ेंगे, या जॉन बोल्टन ने अभी इंटरव्यू दिया है कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प काम कर रहे हैं, वो भी कोई बहुत अच्छे रास्ते पर यूएस को नहीं ले जा रहा है। उनका मानना है कि ये डैमेज ज़्यादा करेगा। अब हम आ जाते हैं कि यूक्रेन में किस तरह की प्रतिक्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ आई हैं? हैं। यूक्रेन में एक पूरा स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। यूक्रेन में कुछ लोगों का तो अभी भी कहना है कि देखिए, अच्छा होता है, बुरा होता है, कोई आता है, नहीं आता है हमारे पक्ष में, हम पर युद्ध थोपा गया है, हम लड़ते रहेंगे। तो कुछ लोग कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अमेरिका के बिना लड़ना मुश्किल होगा। जैसे यूक्रेन के एक सांसद है अलेक्जेंडर मिरेस्को, उन्होंने कहा है कि जैसा ऐलान वॉशिंगटन से आया है, ये वैसा ही है जैसे अमेरिका रूस के पाले में जाकर बैठ गया। साथ ही साथ उन्होंने भर्त्सना की इसकी, और ये भी कहा कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन रूस से नहीं लड़ पाएगा। ये वहाँ के सांसद कह रहे हैं। वहाँ इस तरह के बयान आ रहे हैं कि रूज़वेल्ट और चर्चिल की आत्मा को देखिए कितनी तकलीफ पहुँच रही होगी कि एक वक़्त इन्होंने सोवियत संघ, या आज जो उसका आधुनिक रूप है रूस, उसे रोकने के लिए इतनी मेहनत की, और देखिए अब किस तरह के बयान आ रहे हैं। फिर कई हलकों से ये भी कहा गया कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, पहले भी हो चुका है। वो किस बात पे है? यूक्रेन के पास में सोवियत संघ के ज़माने से परमाणु हथियार हुआ करते थे। तो फिर यूक्रेन से कहा गया कि भाई देखिए, अब विघटन हो गया है और हथियार आपके थे नहीं, वो तो सोवियत संघ के हथियार थे, तो आप दे दीजिए। तो जो आज़ाद यूक्रेन था, उनको थोड़ा-सा कन्विंस करना पड़ा कि भाई कैसे होगा, कोई परमाणु हथियार अपना क्यों छोड़ने जाएगा? तो एक समझौता हुआ और उसी में सिक्योरिटी गारंटीज़ दी गई थी। डिटेल में ना जाते हुए हम ये बताते हैं कि 3 बड़े गारंटर थे। एक था रूस, है ना? सोवियत संघ का आधुनिक रूप। दूसरा अमेरिका था और तीसरे यूरोप की शक्तियाँ थी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप परमाणु हथियार इनको दे दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। यही सिक्योरिटी गारंटी ज़ेलेंस्की अभी चाहते हैं। इसीलिए वहाँ से ये शिकायत आ रही है यूक्रेन से कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, पहले भी हुआ था। लोगों का कहना है कि अमेरिका और यूरोप में सिविल सोसाइटी के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। जो विदेश मंत्रालय है यूक्रेन का, वो कॉन्फिडेंस अभी भी जता रहा है, एग्ज़्यूट करने की कोशिश कर रहा है। इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर। आप याद करेंगे कि ज़ेलेंस्की जब पहुँचे थे, उनके कपड़ों पर टिप्पणी हुई थी। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा आपने था, सूट क्यों नहीं पहना है? हाँ, कि आप जी। क्योंकि वो देखिए, जब से युद्ध चल रहा है, ज़ेलेंस्की उसी हुँ। तरह के कपड़े पहनते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं और जीन्स पहनते हैं। तो यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने डाला है, उन्होंने कुछ कपड़ों की तस्वीरें डाली हैं, तो उसमें सैनिकों के कपड़े हैं, फटीग, हुँ। उचित कपड़े कपड़े, मेडिकल गाउन है जो खून से सने हैं, फायर फाइटर्स के कपड़े हैं, और इन सारी तस्वीरों के साथ में उन्होंने लिखा है वी हैव सूट्स। माने वो जवाब दे रहे हैं एक तरह से अमेरिका को कि नहीं, हमारे पास कपड़े हैं, जो काम के हैं वो हैं। लेकिन यूक्रेन में आप बाय एंड लार्ज देखेंगे, चाहे यूक्रेन के पॉलिटिशियन हों, चाहे यूक्रेन के आम लोग हों, वो इस बात की शिकायत तो कर रहे हैं कि अमेरिका ने वादा खिलाफ़ी की है, वो बड़े दुखी हैं इस चीज़ से। कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हम अकेले भी लड़ लेंगे, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन के लिए स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएँगी। और अगर आप रूस का रिएक्शन देखेंगे तो कुछ-कुछ वैसा ही है। पुतिन के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि ये सुबह-सुबह की बात है, जब इस सीबीएस पे आया, तो उन्होंने कहा कि हमें अभी पूरी डिटेल नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने स्वागत किया इसका। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर पीस डील के लिए दबाव बढ़ेगा इससे। एक अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ, जो रूसी में उनका बयान था, उसमें कहा गया बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू पीस, ये किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं। अगर आप कॉन्टिनेंट पे चले जाएंगे कि यूरोप के लोग क्या कह रहे हैं, तो उसका भी कुछ जानकारी का संकलन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उन्होंने, सबसे पहले हम ब्रिटेन जाते हैं, जहाँ पे ज़ेलेंस्की अपने मुल्क लौटने से पहले गए थे। ब्रिटेन अभी भी यूक्रेन के समर्थन की बात कर रहा है। वहाँ ज़ेलेंस्की गए थे, तो जो वहाँ की संसद की लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ विपक्ष ने भी, पक्ष ने भी मिल कर के कीर स्टारमर की तारीफ़ की, जो उन्होंने हॉस्पिटैलिटी दी ज़ेलेंस्की को। और जैसा हमने बताया कि स्टारमर कह रहे थे, उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका मदद रोकेगा, लेकिन बिल्कुल। हो गए गलत साबित। लेकिन वहाँ अभी बायपार्टिसन सपोर्ट है। वहाँ की जो कंज़र्वेटिव पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, उसकी मुखिया हैं केमी बाडेनोच। उन्होंने कहा कि जो यूएस ने किया है, वो चिंताजनक है, लेकिन उन्होंने बहुत संयमित भाषा में अपना बयान रखा। उन्होंने ये कहा कि हमें अमेरिका को करीब रखना है
रूस को दूर रखना है और ये वक्त है रीआर्म करने का। हमें खुद की सैनिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने बार-बार इस बात पे जोर दिया कि अमेरिका हमारा सबसे निकटतम सहयोगी है। हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोबारा बातचीत के टेबल पर लौटें। ब्रिटेन हो गया, अब आप फ्रांस पर आइए। फ्रांस में यूरोप मामलों के मंत्री हैं बेंजामिन हद्दाद। देखिए, आप याद करेंगे कि जब इमैनुअल मैक्रो व्हाइट हाउस में गए थे और उनकी ट्रंप से बात चल रही थी, तो उन्होंने बड़ी मुखरता से और बड़ी साफगोई से कहा था, उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट किया था कि मैं यूक्रेन के समर्थन में हूं और अगर किसी पे कार्रवाई होनी है, किसी को हरजाना देना है, तो वो रूस है। फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि पीस डील तभी मुकम्मल हो सकती है जब सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। पोलैंड से ये बयान आया है, उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं पॉवेल रॉन्स्की। उन्होंने ये कहा कि इतना बड़ा फैसला अमेरिका ने ले लिया, नेटो के जितने सदस्य हैं, न बताया गया उन्हें और ना उनसे पूछा भी गया। आप आइए चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री हैं पीटर फियाला। उन्होंने कहा कि यूरोप को जिस तरह से वो चीजें कर रहा था, उसमें तुरंत बदलाव लाना पड़ेगा, फंडामेंटल शिफ्ट लाना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अभी तक के क्योंकि यूरोप को इसी तरह से देखा जाता था कि सुरक्षा की जितनी जिम्मेदारी है उसको लेकर के वो यूएस पर आश्रित हैं और ये ओपन सीक्रेट है। उन्होंने चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा भी है कि रूस की एग्रेसिव पॉलिसी का हम समर्थन नहीं कर सकते। मूलभूत चुनौतियां जो हैं, जो रूस की ही तरफ बात कर रहे थे, उसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। यानी यूरोप से लगातार इसी तरह के बयान आ रहे हैं कि जितने भी ऐसी चीजें थी जिसके लिए स्पेशली सिक्योरिटी के मामले में जिन जिन चीजों पर को लेकर के हम अमेरिका पर निर्भर थे, वो निर्भरता हमें घटानी होगी और खुद मुख्तार होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर यूरोप की हाँ, जरूरत बिल्कुल। जताई जा रही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यूरोपियन कमीशन की तरफ से हुई है। उसकी प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉक डेर लेयन। इन्होंने कहा है कि 6 मार्च को ब्रसेल्स में, जो ईयू का मुख्यालय है, जहां पर एक ईयू इमरजेंसी समिट होगा और उसमें फैसला लिया जाएगा। और उन्होंने पहले ही मीडिया से बात करते हुए बता दिया है कि ये रीआर्मामेंट के लिए है, यानी सैनिक क्षमताओं को, हथियारों को बढ़ाने के लिए है। और 3 बिंदु उन्होंने स्पष्ट किए हैं कि किन किन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। पहला उन्होंने कहा है कि हम डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, यानी यूरोप पैसा खर्च ज्यादा करेगा, अब अपनी सुरक्षा पर, ज्यादा ट्रेनिंग पर खर्च करेगा, ज्यादा इक्विपमेंट पर करेगा। लेकिन अगर आपने राजदूत की पिछली किस्तों को देखा है और आप यूरोपियन यूनियन के बारे में जानते हैं, तो यूरोपियन यूनियन बजट को लेकर के बड़ी सख्त रहती है। वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं कंट्रीज की पॉलिसीज में। उनका कहना है कि अगर आपको ईयू का हिस्सा होना है, तो आपको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इस पर, उस पर, इन मदों पर मिनिमम आपको इतना खर्चा करना है। आपकी कंट्री बहुत ज्यादा लॉस में नहीं हो सकती। फिस्कल डेफिसिट की, जो वित्तीय घाटे की उनकी सीमा है। तो उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि हम डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि बजट डेफिसिट को लेकर जो यूरोपियन यूनियन के नियम है, उनके साथ ये काम कैसे हो सके। उन्होंने कहा कि 150 बिलियन यूरो यानी 13,76,000 करोड़ का लोन जारी करेगा ईयू और इससे मिसाइल्स खरीदी जाएंगी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे जाएंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, हथियार के लिए जाएंगे। इंडस्ट्री, जो यूरोपियन इंडस्ट्री में स्लो डाउन चल रहा था हथियारों की यूक्रेन वॉर से पहले तक के, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूरोप की जमीन पर कोई बड़ी लड़ाई हुई नहीं है ना। ईस्ट यूरोप में कुछ हुआ है, यूरोप पर कुछ बिगड़ा नहीं, तो इंडस्ट्री वहां बहुत ज्यादा एक्टिव थी नहीं, उसको बूस्ट करेंगे। यूरोप में एक कोहेशन फंड भी होता है। मान के चलिए आप यूरोप के एक देश हैं, ईयू के एक देश हैं और आपके देश में विषमता है। जैसे हिंदुस्तान में आप देखेंगे, अगर पूरब और उत्तर को देखेंगे और उसकी तुलना करेंगे पश्चिम और दक्षिण से, थोड़ा आगे है। मतलब स्वर्ग नहीं है दक्षिण, लेकिन थोड़ा तो आगे है ही। तो कोहेशन फंड से इस तरह की विषमताओं को दूर किया जाता है। ईयू में यह विचार भी चल रहा है कि इस तरह के जो फंड्स हैं, कोहेशन फंड्स, अब इनको सुरक्षा पे खर्च किया जाए, क्योंकि मेन विषमता घटाने से ज्यादा जरूरी है कि अभी रूस आ जाएगा, उसको रोको। ईयू की तैयारी ये भी है कि वो 800 बिलियन यूरो यानी 74 लाख करोड़ इन टोटल खर्च करना चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी पर। तो बातें खूब हो रही हैं, लेकिन हमको ये समझना होगा कि यूरोप के चाहे जितने बयान आए, जितने वो कमिटमेंट्स दें, अभी तो बातें ही चल रही हैं। 800 बिलियन यूरो की भी जो वो बात कर रहे हैं कि हम करेंगे, इससे थोड़ा ही कम अमेरिका हर साल करता है रक्षा पे खर्च। तो अमेरिका के बिना नेटो बिल्कुल 50% पे आ जाता है, उसको दोबारा 100% पर लेकर के आना और उतना खर्चा करना, यूरोप को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे करेंगे। तो ये यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो अमेरिका में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद जिस तरह के हालात बने, उस पर रूस की क्या प्रतिक्रिया आई, यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया आई, अमेरिका में क्या डेवलपमेंट्स में हुए और यूरोप उस पर किस तरह आगे की तैयारी कर रहा है, इसके बारे में हमने बातचीत की। अब चलते हैं एक दूसरी लड़ाई जो चल रही है
उसमें भी अमेरिका हम्म, इन्वॉल्व है जी, गाजा पट्टी में। बिल्कुल। जो इजराइल और हम्म, हमास के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसके सीज फायर का हम्म, पहला चरण खत्म हो गया है और अब इजराइल का ये कहना है कि हम जो जी। सहायता जा रही थी उसको हम कर देंगे बंद, और इसी बीच रमजान भी शुरू हो गया। तो गाजा पट्टी में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं बिल्कुल। उसके बारे में भी मैं गौरव हम आपको गाज़ा पट्टी बताइएगा। के बारे में भी बताता हूँ और एक एक और प्रश्न होगा शायद दर्शकों के बीच कि ये कितना फ़ीज़िबल है ना? मैं गाज़ा पर आता हूँ, उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक सवाल है कि क्या अमेरिका के बिना यूक्रेन अपनी रक्षा कर सकता है? बिल्कुल, ये भी बड़ा हमने सवाल है। जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बताया कि जितनी मदद दी जा रही थी यूक्रेन को, है ना? उसमें से 49% लगभग आधी सिर्फ यूएस से आ रही थी। आप नेटो का बजट देखेंगे, आपको कुछ-कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखेगी। सारे नेटो एलाइज़ को मिला देंगे, उससे ज़्यादा अमेरिका खर्च करता है। तो अगर अमेरिका बिल्कुल ही इस स्थिति में आ जाता है कि भाई हमें इंटरेस्ट ही नहीं है यूक्रेन में जब तक कि ज़ेलेंस्की हैं या जब तक कि वो मिनरल डील को साइन नहीं करते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्या यूरोप यूक्रेन की रक्षा कर पाएगा? तो यूक्रेन के लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है हम कोशिश करेंगे। जो वहाँ की डिफेंस कमिटी है उनकी एक मीटिंग हो भी चुकी है। फेदिर वेनिस्लावस्की उसके मेंबर हैं, वहाँ के एक सांसद हैं। उनका कहना है कि अभी हमारे पास में 6 महीने लायक हथियार है यूक्रेन के पास। यूक्रेन के पास। लेकिन उन्होंने कहा कि खुद वो डिफेंस कमिटी के सदस्य कह रहे हैं कि अमेरिका के बिना लड़ाई पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और यूक्रेन को हथियारों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा, विकल्प खोजना पड़ेगा। इससे पहले भी आप याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ज़ेलेंस्की से कि हंटर बाइडेन के खिलाफ आप जाँच कीजिए, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। नहीं उन्होंने किया। नाराज़ हो गए थे, उन्होंने मदद रोक दी थी और तब वो जो अस्थायी रोक हुई थी अमेरिकी मदद पे, तब पूर्वी यूक्रेन में एक अवदीव्का नाम का एक शहर था, जो बहुत मजबूत यूक्रेन की पोज़ीशन थी, वो हार गया यूक्रेन और रूस का वहाँ कब्ज़ा हो गया। आपको 2024 तक के किसने कितना पैसा दिया है यूक्रेन को हम बता देते हैं। अमेरिका ने $69 बिलियन दिए हैं। अब आप इस इनके 69 हमने गिना दिए, अब हम आपको बताते हैं बाकी लोग जो बयान दे रहे हैं उन्होंने कितना-कितना दिया। जर्मनी ने 13.6 बिलियन, यूके ने 10.8 बिलियन, डेनमार्क ने 8.1 बिलियन, नीदरलैंड 6.3 बिलियन, स्वीडन 5 बिलियन, पोलैंड 3.9 बिलियन, है ना? फ्रांस 3.8 बिलियन, मैक्रोन जो बहुत ही मुखरता से बोल बिल्कुल। के आए हैं। कनाडा 2.8 बिलियन, फिनलैंड मतलब जो यूरोपियन पावर्स बहुत मुखरता से यूक्रेन के पक्ष में बोल रही हैं, वो अभी तक के बहुत ज़्यादा डिलीवर कर नहीं पाई हैं, कम से कम इतिहास तो है। अब जब अमेरिका खुद अलग होना चाहता है इस पूरे मुद्दे से, तो आगे जाकर के वो क्या करेंगे देखने की बात है। लेकिन अभी तक के यूक्रेन ने मतलब को अगर अमेरिका हट जाता है पीछे, तो भी जो यूरोपियन पावर्स हैं, जो लगातार ये बात कह रहे हैं हुँ, कि ज़ेलेंस्की भैया तुम संघर्ष हाँ, करो, हाँ, हाँ। हम तुम्हारे साथ हैं, वो साथ उनका उतना मजबूत है नहीं बिना अमेरिका के। तो अंग्रेजी में गौरव कहते हैं ना पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज़, तो आप बोल रहे हैं लेकिन क्या आप वो पैसा भी दे रहे हैं उस तरह का? ये बात भी ठीक है कि यूरोप में इंडिविजुअल आप देश देखेंगे तो अमेरिका जितना पैसा किसी एक देश के पास है भी नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन आप अगर एक कलेक्टिव यूरोप की बात करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये फैक्ट है कि 51% यूएस से ज़्यादा मदद यूरोप ने ही की है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वो तुलना या तो बराबर की लगेगी या आपको लगेगा कि यूक्रेन यूरोप माफ़ कीजिए डिलीवर नहीं कर पाता है। जैसे अभी एक हिमार्स रॉकेट लॉन्चर है जिसकी बड़ी चर्चा हुई इस लड़ाई में। अमेरिका ने 39 दिए खुद, यूरोप ने मिलके दिए 43, है ना? आर्टिलरी में अमेरिका ने 45 लाख गोले दिए हैं यूक्रेन को, है ना? यूरोप ने 10 लाख देने की बात की थी, टारगेट मिस गया कर दिया। 2025 में यूरोप ने कहा कि हम 20 लाख देंगे, उसको वो दोगुना कर रहे हैं। लेकिन जब आप 10 लाख वाला टारगेट मिस कर रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हैं, आपने और इस चीज़ को खूब डिस्कस भी किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ठीक है, वो अपने देश के हिसाब से ठीक बोल रहे होंगे, लेकिन उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो उनको बोल रहे हैं आप संघर्ष करो, वो वास्तव में उनकी कितनी मदद करने को तैयार होंगे। और यूरोप को खुद मुख्तार होने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 65,000 अमेरिकी सैनिक हैं यूरोप में, जो गारंटी करते हैं यूरोप की सिक्योरिटी को। तो आप खुद अमेरिका के भरोसे बैठे हुए हैं और आप बिल्कुल, यूक्रेन को कह रहे हैं कि आप 6 लड़ो, हम आपकी मदद 6 करेंगे। जगह हथियारों के बड़े भंडार हैं उनके। 8 स्क्वाड्रन वायुसेना के उनके वहाँ तैनात हैं। 4 डिस्ट्रॉयर यूरोप की सुरक्षा में तैनात हैं। तकरीबन 100 परमाणु बम ऐसा माना जाता है, विशेषज्ञ मानते हैं कि यूएस ने अपने रखे हुए हैं यूरोप में, ताकि कुछ ना हो। अब जब डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को बार-बार रिहाइश कर रहे हैं कि देखिए यूक्रेन वाली चीज़ में ज़ेलेंस्की को अपना मत बदलना होगा, वरना हम मदद नहीं कर पाएँगे। वो यूरोप पर भी इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि अपनी सुरक्षा का भार आप खुद उठाइए। तो इतनी तैयारी अमेरिका को इतनी तैयारी यूरोप को करने में बहुत समय लग जाएगा। आप देखिए यूरोप में सबसे ज़्यादा सैनिक किसके पास हैं? वो तुर्की है 2 लाख, 2 लाख। पोलैंड दूसरे नंबर पर आता है, रूस का पड़ोसी है
2.25 लाख, और रूस जिसने हमला किया है यूक्रेन पर, उसके पास अपने पास 13.25 लाख हैं। तो ये पैरिटी यूरोप को जैसे आज से भी शुरू करेंगे, अभी वो उनको गुरुवार को मिलना है, उस दिन अगर वो सारी चीजों पे सहमत हो जाए, जबकि जो कि बहुत मुश्किल है, उसके बाद भी यूरोप जो कथनी को करनी में बदलने में उसे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ देश थोड़ा आगे निकल सकते हैं, जैसे जर्मनी के पास में पैसा है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो यूरोप की, तो उन्होंने तो 2022 में ही $100 बिलियन का बजट निकाल के रक्षा में इन्वेस्ट करने पे लगा दिया था। अपना वो डिफेंस स्पेंडिंग भी ऊपर लेके चले गए। कनाडा जैसे कुछ देश है जो अभी जागे हैं, जिन्होंने अपना डिफेंस बजट पूरा 18% बढ़ाया है। लेकिन इन चीजों को फ्रक्टिफाई होने में बहुत समय लगेगा, और जैसा देखने को मिल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि जब तक के डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कई लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि जब तक के ज़ेलेंस्की माफी नहीं मांगेंगे, है ना, ईगो हर्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, जो वहां पब्लिक स्पैट हुआ है, जिस तरह से वो डील करना चाहते थे नहीं कर पाए, ज़ेलेंस्की बिना डील के वापस चले गए। ज़ेलेंस्की की भी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं अपने मुल्क के प्रति, बिल्कुल। लेकिन जो यूएस सिस्टम है उसमें इस तरह की फीलिंग है कि ज़ेलेंस्की को इस बात के लिए क्वेश्चन किया गया था कि आपने कितने बार शुक्रिया कहा जो आपकी इतनी मदद हुई है। तो अब शुक्रिया तो चलिए ज़ेलेंस्की ने बाद के इंटरव्यूज में बोला, उस इंटरव्यू में भी बोला, याद भी उसके बाद दिलाया भी कि पूरा हमने देखा कि जब हाँ। यूरोपियन कंट्रीज ने कि जो हम्म। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो लगातार हम्म। जब ये कहने लगे कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम्म। जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, तो उसको रिट्वीट करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस दिन पूरा जेलेंस्की का जो टाइमलाइन था आप एक्स का क्योंकि देखेंगे। जान रहे हैं ना ज़ेलेंस्की कि देखिए जो बात वो व्हाइट हाउस में करके आ गए उसमें उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन बिना अमेरिका के आप कर नहीं पाओगे, तो उन्होंने भी रियलाइज किया। अब बात थैंक यू से एक लेवल आगे चलेगी, जब तक कि अपॉलॉजी नहीं आएगी तब तक के होगा नहीं, और गारंटीज वाली बात को अब उन्होंने मुश्किल बना दिया है। तो ये एक सोचने वाली चीज होगी, यूक्रेन को अपने बारे में सोचना है, और यूरोप जिनके भरोसे पे अब इकलौता उनका सहारा रह गया है यूक्रेन को, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस जिस मुखरता के साथ में ये चीज की है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने डिसीजन चेंज करते हैं, वो आगे और पीछे भी होते रहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, लेकिन इस चीज को वो पलटेंगे क्या, जिस तरह से हमने व्हाइट बिल्कुल हाउस में वो देखा, वो देखने। अब आप गाजा पर आ जाते हैं, आपने बिल्कुल, कहा गाज़ा रमजान। में जो जी, चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहाँ पर सप्लाई रोक दी गई है देखिए। और कायरो में भी मीटिंग चल जी, रही है, तो वो सब चीज़ें क्या हुई मैं उसके बारे बताता में हूँ। बताइए? देखिए ऐसा है कि हमारे दर्शक याद करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक गाजा प्लान दिया था अपना, हुँ, है ना? जिसको बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन भी है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बिल्कुल वो एक प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, तो उन्होंने इस तरह से कहा कि देखिए प्रॉब्लम ये सॉल्व होने नहीं वाली है। जो लोग हैं वहाँ उनको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? वो कहते हैं सीरिया चले जाओ, जॉर्डन चले जाओ, मिस्र चले जाओ, है ना? तो जो खाली जगह ब मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर्टी के हिसाब से सोच रहे हैं कि प्लॉट खाली करवाओ, है ना? ये प्लॉट जो खाली अवैध अतिक्रमण है, यहाँ पर जो है हम अतिक्रमण, हाँ। रिवर फ्रंट बनाएँगे, बिल्डिंग बनाएँगे, हाँ, लोग वो घूमने रिवेरा ही बैठेंगे बना, ये वो वही करना ही चाहते हैं। हाँ, एक सी क्योंकि सी फेसिंग है सी पे गाज़ा, हाँ, तो वो उसी तरह का वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बिल्डिंगें बनाना हुँ, चाहते हैं, टूरिज़्म लाना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। डोनाल्ड ट्रंप के चलिए जो समर्थक हैं, उनको ये प्लान पसंद आया, लेकिन जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं या जो अरब मुल्क हैं, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। फरवरी में ही मिस्र ने कह दिया था कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं वाले हैं। जॉर्डन ने कह दिया था कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मिस्र ने तब कहा था कि जो ट्रम्प का प्लान है रिकंस्ट्रक्शन का हमें मंजूर नहीं है, तो हम अपना एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान, हम अपना गाज़ा प्लान लेकर के आएँगे। तो 21 फरवरी को जीसीसी के साथ में मिस्र और जॉर्डन की मीटिंग हुई, और उन्होंने ये एजेंडा तय किया कि 3 चीज़ों पे बात की। रिकवरी पे बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सीवेज लाइन, बिजली की लाइनें, पेट्रोल पंप, अस्पताल, स्कूल, ये हुँ, सब बनाया जाएगा। फिर हाउसिंग है, आपको सर्विस सेक्टर को देखना है, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस की उन्होंने बात की, जो टू स्टेट सॉल्यूशन, जिसका भारत भी पक्षधर रहा है कि 2 आज़ाद मुल्क होने चाहिए, इज़राइल भी होना चाहिए, फिलिस्तीन भी होना फिलिस्तीन भी चाहिए, जो होना भारत चाहिए। की भी आधिकारिक पोज़ीशन है इस विषय पे। तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए काहिरा में आज बैठक चल रही है। उस बैठक की पूरी क्योंकि हम समय में आगे चल रहे हैं, काहिरा में शायद बैठक अभी चल रही होगी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब इसकी और जानकारी सामने आती है तो हमको देखना होगा। रही बात मदद रोकने की, तो जब रमज़ान आता है तो जनरली ऐसा होता है कि हॉस्टिलिटीज़ कम होती हैं, हमास की तरफ से भी, इज़राइल की तरफ से भी। इससे पहले पूर्व में देखा गया है, लेकिन और इस बार भी ऐसा लगा कि जब सीज़फायर की बात चल रही है, प्रिज़नर एक्सचेंज की बात चल रही है, तो शायद एक लड़ाई में शांति आएगी या माहौल सुधरेगा, लेकिन इज़राइल की तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही थी, उसे रोक दिया गया है। तो अब क्या इससे माहौल और खराब होगा? इसका ऑब्वियस जवाब तो हाँ ही है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अरब लीग के लोग, ये फिर यूरोप और यूक्रेन वाली ही बात है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में बोलने वाले हैं, जैसे यूरोप में यूक्रेन के समर्थन में बोलने वाले हैं, वैसे मिडल ईस्ट में
फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने वाले हैं, लेकिन वो कितना रिस्क लेंगे, वो कितना रवैया उनका सख्त हो सकता है, क्योंकि आप इजराइल के बारे में बात कर रहे हो। इजराइल ने लगातार मिडल ईस्ट में अपने संबंध सुधारे थे, खटास आ गई जब से ये अक्टूबर वाला कांड हुआ, आतंकवादी हमला हुआ इजराइल पर, उससे उस खटास आई, लेकिन उन्होंने अपने संबंधों पे बड़ा काम किया। और नहीं भी अगर संबंध है तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इजराइल एलाई है, एक यूएस एलाई, और अमेरिका के मिडल ईस्ट में मतलब उन्होंने बिठाए हुए हैं राजशाही परिवार, मतलब कुछ जगह उनकी नहीं बन रही है, लेकिन उनके स्थापित किए हुए राजाओं का वहां बिल्कुल। राज चल रहा है। तो ये देखने वाली चीज होगी कि ये जो यहाँ भी कथनी करनी वाली ही बात है। तो ये तो बात हुई गाजा की। बिल्कुल, तो गाज़ा के बाद हम चलते हैं इंडिया और यूएस की ओर। टैरिफ वार, क्या नया डेवलपमेंट्स हुआ है? देखिए, नया तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, और उनकी एक शिकायत ये भी थी कि मेक्सिको को लेके उन्होंने कहा, कनाडा को उन्होंने लेके कहा, और चीन को लेके विशेष रूप से उन्होंने कहा कि यहाँ से नशा आ रहा है अमेरिका में। फेंटेनिल को लेके उनकी शिकायत थी, और उन्होंने कहा था कि ये नहीं रुकेगा, मैं टैरिफ लगा दूँगा। तो एक तो उनका था कि मुझे घाटा नहीं उठाना है, दूसरा उन्होंने एक नशा वाला पॉइंट रेज़ किया हुआ है। तो उन्होंने जो कहा था अब कर दिया है। उन्होंने आज से लागू कर दिया है, कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामान पर 25% का टैरिफ, माने एक्साइज़ ड्यूटी होती है। ₹100 का आप सामान ला रहे हैं, ₹125 का हो जाएगा। तो अमेरिकी लोगों के लिए तो महँगा हो गया सामान, लेकिन जब महँगा हो गया तो फिर खरीद कम होगी। तो ऑब्वियसली कनाडा और मेक्सिको पर असर पड़ेगा। उन्होंने अपने यहाँ से भी टैरिफ लाए हैं। चीन पर 10 से 20% करने की धमकी ट्रंप ने पहले दी थी, अभी भी वो उसी पर कायम है। वॉरेन बफे एक बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह का कदम उठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो एक्ट ऑफ वॉर की तरह लग रहा है। आप अगर हिंदुस्तान आएँगे, तो जो लोग मार्केट में जिनका निवेश है, वो ज फ़ोन खोल के देख ही रहे होंगे, सब लाल-लाल नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान में भी मार्केट्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक अनिश्चितता का माहौल है गौरव, कि डोनाल्ड ट्रंप किस जैसे अचानक करते हैं वो चीज़ें। बिल्कुल। कुछ चीज़ें बोलते हैं, कुछ चीज़ें अचानक कर देते हैं, और मार्केट बड़ा नर्वस होता है कि क्योंकि मार्केट एक स्थिर माहौल चाहता है ना? कि रूल्स बने हुए हैं, कोई ज़्यादा झाँव-झाँव हो नहीं रहा है, तब फैक्ट्री बनेगी, तब फैक्ट्री से सामान निकलेगा, लोग बाज़ार जाएँगे खरीदने। अगर लड़ाई-झगड़ा, झाँव-झाँव होगा, तब ना फैक्ट्री में काम हो सकता है, ना लोग सामान खरीदना, लोग फिर पैसा बचाना चाहेंगे अपना, है ना? कि मुझे आड़े वक़्त में काम आ जाए। यही चीज़ भारत के बाज़ारों में देखने को मिल रही है। लगातार मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं, और पीयूष गोयल एक इमरजेंसी दौरे पर चले गए हैं। 3 मार्च को ही वो अमेरिका चले गए हैं। रॉयटर्स ने अपने रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये दौरा अचानक था, और पीयूष गोयल ने 8 मार्च तक के अपने प्लान्स को कैंसल किया है, और वो यूएस जाकर के बात करना चाहते हैं कि भारतीय हितों की सुरक्षा कैसे हो इस माहौल में। क्योंकि देखिए, इंडिया पर सीधा कोई इंडिया का नाम लेकर के कोई एक्साइज़ ड्यूटी नहीं लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उस माहौल का असर तो पड़ेगा ही। कुछ कोर्स करेक्शन भारत ने पहले भी किया है। मोटरसाइकिल पर हम उनकी हाई एंड मोटरसाइकिल पर 50% टैरिफ था, 30 पर ले आए। बर्बन व्हिस्की पर 150% था, 100 पे ले आए। इसी तरह बाकी जगहों पर भी कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पिछले दिनों अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से वो मिले भी, और उस वक़्त दोनों नेताओं में और दोनों के प्रतिनिधि मंडलों में सहमति बनी थी कि इस साल में, मतलब जो पहला चरण होगा भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड डील का, उसको कर लिया जाएगा। तो हमें लगता है कि पीयूष गोयल जो वहाँ गए हैं, वो दोनों चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे। एक तो उनकी कोशिश रहेगी कि इस अनिश्चितता के माहौल में भारतीय हितों को लेकर के अमेरिका से बात हो, कि ठीक है, आपकी जो चिंताएँ हैं चीन को लेकर के, मेक्सिको, कनाडा आप कीजिए, लेकिन अब इंडिया एक कोई सीधे एक हम भी एक हैं, हमारा कन्फ्रंट, भी ख्याल रखिए। हाँ, कि जी। हम और भारत की ऐसी कोई कन्फ्रंटेशनल, भारत का कोई झगड़ा तो अमेरिका के साथ चल नहीं रहा है, तो वो भारतीय हितों की सुरक्षा चाहेंगे। और पीयूष गोयल शायद ये भी कोशिश उनका प्रतिनिधिमंडल करेगा कि जो ट्रेड डील पर बात होनी है, जिसको इस साल उसका प्रथम चरण लॉक करना है, वो उसको भी एक्सेलरेट करना चाहेंगे। आप देखिए, इस साल क्वाड समिट अभी होना है, हिंदुस्तान में ही होगा सितंबर में। तो भारत की कोशिश रहेगी कि उससे पहले जितना होमवर्क हम कर लें, चाहे उसके लिए एक बार प्रधानमंत्री होके आ चुके हैं, उसके पहले विदेश मंत्री गए थे, अभी पीयूष गोयल गए ही हैं, है ना? तो इन सारी चीज़ों से होमवर्क हो, और कोशिश ये रहेगी कि जब क्वाड समिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएँ, या उससे पहले या तब, जो प्रथम चरण है उसको कर लिया जाए, ताकि ये जो अनिश्चितता का माहौल है उसमें भारतीय हित सुरक्षित रह सकें। जिस तरह का नुकसान हम इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं, वो ना हो। तो ये टैरिफ वॉर को लेकर जो चिंताएँ ज़ाहिर की जा रही हैं, भारत ख़ास तौर पर कि जो आज मेक्सिको के लिए लागू हुआ है, जो चीन को धमकी दी जा रही है, वो कल हमारे ऊपर आएगा, हुँ। तो वो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में हमने बात की इज़राइल और गाज़ा पट्टी में जो चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके बारे में, साथ ही हमने विस्तार से बात किया
यूक्रेन के भविष्य को लेकर जो वॉर चल रही है उसमें अमेरिका के हटने के बाद, अपनी सैन्य सहायता रोके जाने के बाद यूरोप किस तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हो पाएगा? क्या ये संभव भी है कि बिना अमेरिका के यूक्रेन लड़ जी। सकता है या फिर नहीं? राजदूत के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, और इसी तरीके से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खबरें आती रहेंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप भी हमें समृद्ध करते रहिए, 1 लाख तक पहुँचा दिया है, और धीरे-धीरे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जहाँ भी आपको लगता हो कि इस चीज़ को सुधारा जा सकता हो, उसके बारे में हमको बताइए। शुक्रिया। शुक्रिया।